हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बीकॉम में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में। यानी कि लेसन नंबर 1 तक की वीडियोज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक लेसन नंबर ना देखा हो वो पढ़ जाके वो वाले कंसेप्ट जरूर कवर कर लेना। आज से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। आज हम उसी का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन, और उसका इंपैक्ट टैक्सेशन पे किस प्रकार का होता है, ये हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। हम सब एक चीज जानते हैं कि हम सब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, और जब हम किसी इकोनॉमी से इनकम जनरेट करते हैं या फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम वहीं पे टैक्स भी पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ तो जो भी मेरी इनकम है वो इंडिया की वजह से हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। ठीक है, तो मैं जो वो टैक्स भी दूंगा अपनी इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम मल्टीपल टेरिटरी यानी कि बहुत सी इकोनॉमी से जनरेट हो रही होती है, तो उनका टैक्सेशन भी उतनी कंट्रीज में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इंडिया से इनकम जनरेट कर रहा हूं तो मैं टैक्स इंडिया में दूंगा। लेकिन वहीं पे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एज अ यूट्यूबर मेरी इनकम यूट्यूब से भी आती है, एडसेंस रेवेन्यू भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो जब मैं वहां से पैसा कमाऊंगा तो वही सिंपल सी बात है, वहां पे किसका टैक्स लगेगा? यूएसए का टैक्सेशन सिस्टम लगेगा, क्योंकि वो वहां की कंपनी है ना। वहां पे मेरा टैक्स डिडक्ट होगा और तब मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमारी इनकम है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम किसी एक टेरिटरी के लिए क्या हो सकते हैं? रेसिडेंट, और किसी दूसरी के लिए नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारी जो भी इनकम है, जितने भी प्रकार की इनकम है, और अगर वर्ल्ड वाइड इनकम है तो उस तरीके से ही टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इंडिया में फिलहाल हूं लेकिन बाद में अगर मैं एनआरआई बन जाता हूं, फिर मैं किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाता हूं, तो ऐसे केसेस में मैं वहां पे टैक्स पे करूंगा क्योंकि मैं वहां से इनकम जनरेट कर रहा हूं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर फिर भी मेरे कुछ एसेट्स अगर इंडिया में रहते हैं और वहां से मेरे पास इनकम आ रही है तो मैं इंडिया में भी इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, यानी कि वहां से यहाँ के लिए भी मुझे यहाँ के टैक्स को लेके भी लाइबल हूँ, लाइबिलिटी है मेरे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम काम करता है। किस केस में? रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में। और वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि एक पर्सन कहाँ पे रह रहा है, और दूसरी बात कुछ चीजें और भी यहाँ पे होती हैं। एक तो कहाँ पे रह रहा है, किस पर्पस के लिए रह रहा है, कितने टाइम से रह रहा है, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपना मेन टॉपिक समझेंगे जो क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि मेन हमें पूरे चैप्टर में ना इसी एक बात को लेके बात करनी है, इसी टॉपिक को लेके बात करनी है। तो ये समझते हैं, in taxation residential status refers to an individual's or entity's classification। ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब इंडिविजुअल से भी है और एंटिटी से भी है। क्योंकि भाई कई बार आपने सुना है ना, एमएनसी सुना होगा आप लोगों ने। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि कई बार एक कंपनी बहुत सी नेशंस में भी काम कर रही होती है, तो वहां पे अलग अलग नेशंस के टैक्सेशन सिस्टम भी लगते हैं। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल एनआरआई हो सकता है, नहीं, कॉर्पोरेशंस और जो एमएनसीज हैं वो भी एनआरआई का मतलब एनआरआई बोल रहा हूं, ठीक है, वो किसी और कंट्री का पार्ट बन सकती हैं, लेकिन टैक्स दूसरी कंट्री के थ्रू लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की कोई कंपनी, ठीक है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में काम कर रही है, तो उसे इंडिया के टैक्स रूल्स को मानना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। तो एंटिटीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस के हिसाब से, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि एक तो वो कहाँ पे हैं उसके हिसाब से। तो वो तो हो गया कि भाई फिलहाल वो जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो एंटिटी है वो कहाँ पे है। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है, यानी कब तक रहने वाली है, विद अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? आप एक कह सकते हो यहाँ पे पावर एरिया, या फिर इस केस में टैक्स एरिया, कि कहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल एज इट डिटरमाइन
डिटरमाइंस द टैक्स ऑब्लिगेशन। और ये क्लासिफिकेशन इसलिए क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं टैक्स ऑब्लिगेशंस को कि भाई टैक्स लायबिलिटी कितनी रहने वाली है, टैक्स ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय दैट जुरिस्डिक्शन, जो किसने लगाया होगा उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में जहां पे वो पर्सन रहता है या फिर जहां पे वो कॉर्पोरेशन या फिर एंटिटी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद क्या आता है, इट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस क्राइटेरिया, इसको हम अलग अलग क्राइटेरिया से डिटरमाइन कर सकते हैं, सच एज ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि जो हम जहां पे स्टे कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। क्योंकि भाई कोई कंपनी या कोई पर्सन हो सकता है 1 साल के वर्क वीजा पे गया हो, 2 साल के, यहाँ पे पर्सन की बात कर लेते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, या फिर मान लो कोई अगर एंटिटी आई हो, कोई कॉर्पोरेशन आया हो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसका भी टाइम पे डिसाइड होगा ना कि वो कितने टाइम तक उस वहां पे रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट एग्रीमेंट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसके हिसाब से ही उन्हें टैक्स पे करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड द पर्पस ऑफ स्टे, भाई स्टे करने का पर्पस क्या है वो भी बहुत जरूरी है। मतलब कोई पर्सन बिजनेस के लिए आया है, एजुकेशन के लिए आया है, काम के लिए आया है, किस तरीके से आया है, तो पर्पस ऑफ स्टे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा एंड द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक टाइज जुरिस्डिक्शन, और जो इंडिविजुअल की इकोनॉमिक टाइज है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो किस एरिया में ज्यादा होती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग फॉरेन से पैसा जरूर कमा रहे होते हैं लेकिन उसे खर्च करते हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करती है। इसके बाद दीज क्राइटेरिया वेरी अक्रॉस डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन, तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन से एंड इंक्लूड्स फैक्टर। अब कुछ फैक्टर हैं जैसे नंबर ऑफ डेज स्पेंट विद इन द कंट्री, आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस कंट्री के साथ, द इंडिविजुअल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या किस देश की है और नेशनलिटी किस देश की है। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो वो बाकी किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, यानी कि नागरिक नहीं बन सकता। और अगर उसने ली, मतलब अगर इंडिया का है तो बाहर की ले सकता, अगर उसने ली तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे है। तो सिटीजनशिप और नेशनैलिटी एंड सोर्स ऑफ इनकम भी डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे तो सोर्स ऑफ इनकम डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें हम 3 कैटेगरी देखते हैं, एक तो रेसिडेंट स्टेटस। अब रेसिडेंट स्टेटस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ या फिर बहुत से लोग इंडिया में रहते हैं, तो और अगर उनकी इनकम वर्ल्ड वाइड तरीकों से आ रही है तो उनके पर हर उस कंट्री का टैक्स लगेगा जहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भाई मैं एक तरह से यूट्यूबर भी हूं और जो कुछ अर्निंग मेरी इंडिया के अंदर भी होती है, तो जो इंडिया के अंदर अर्निंग होती है उसके लिए मैं ITR फाइल करता हूं, और जो मेरी अर्निंग यूट्यूब वगैरह से होती है तो वो प्रॉफिट जो आता है ना यूट्यूब का, वो भी मुझे अपने इंडिया के ITR में दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को टैक्स कहां भरना पड़ता है, यूएसए में ही भरना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा अमाउंट है जो मेरे पास आता है कट के एडसेंस का, उसके ऊपर यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो भी अपना टैक्स रूल लगाती है, तो टैक्स कटता है उस चीज का। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि रेसिडेंट स्टेटस में हमारे पास अपनी कंट्री का टैक्स तो लगेगा जहां पे हम रह रहे हो, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड फॉर्म से इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स लगेगा। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया यूट्यूब का। अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसे वहां पे अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि वो वहां के टैक्स के लिए भी लायबल है। वही चीज यहाँ पे है। तो रेसिडेंट स्टेटस इसी को बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट स्टेटस। इस बात का मतलब क्या है कि मान लेते हैं मैं फॉरेन कंट्री में चला गया, तो उसके बाद मैं सिर्फ वहीं पे टैक्स पे करूंगा क्योंकि मेरी इनकम वहां से आ रही है, मैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारे कुछ एसेट्स हमारी डोमेस्टिक कंट्री में है और वहां से मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, तो मैं वहां के लिए भी टैक्सेबल हूं और टैक्स लायबिलिटी पे करूंगा, यानी कि ITR फाइल करूंगा। वही चीज यहाँ पे है, नॉन रेसिडेंट स्टेटस बोलते हैं इसे। इसके बाद क्या आता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस। और ध्यान रखना जो NRI है, नॉन रेसिडेंट स्टेटस, इनको जो है टैक्स बेनिफिट बहुत कम मिलते हैं, यानी कि रिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एग्जेप्शंस नहीं मिलेंगे, तो बहुत सी दिक्कत होती है NRI को जो टैक्स पे कर रहा होता है, क्योंकि वो इंडिया में रह नहीं रहा लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है इंडिया की, तो वो चीज है यहाँ पे। इसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस। इस बात का मतलब क्या है, ये एक स्पेशल टर्म है, एक मस्ट स्पेशल पर्सन है
ठीक है, जिसको स्पेशल डिडक्शन दी जाती है, एग्जेप्शंस दी जाती है, यानी कि जिसको हम एक तरह से रेसिडेंट मानते भी हैं बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस प्रोवाइड भी नहीं करते, ऐसा कुछ कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है, थर्ड टर्म। बाकी इसको हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक में बिल्कुल डीप में समझेंगे। तो ये 3 हमारी क्लासिफिकेशन होती है रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। अब लास्ट में समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा मैं इसे बोलता हूं कि मैं इसे समझाता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हम पूरी वीडियो में पूरे चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं। यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियोस बन रही हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं। तो ये 14 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें डिस्कस करने हैं। पहला क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन। डिस्कस कर लिया कि टैक्सेशन के टाइम पे रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और ये क्या मायने रखता है, वो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझनी है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, खासकर टैक्स पर्पसेस को लेके। तीसरा पॉइंट, क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स रेसिडेंशियल स्टेटस। हमें वो क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे जिसके जरिए हम एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं कि वो कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, क्या पर्पस है उसका, अलग चीजें यहाँ पे डिसाइड करते हैं, अलग क्राइटेरिया यहाँ पे सेट करके रखते हैं, वो क्राइटेरिया में स्टडी करने हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हमें टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे मैं लास्ट में पॉइंट में डिस्कस किया था ना रेसिडेंशियल स्टेटस के लास्ट वाले पॉइंट में कि 3 तरह के होते हैं। पहला कौन, रेसिडेंट, दूसरा कौन, नॉन रेसिडेंट, तीसरा कौन, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमें तीनों में डिफरेंस करना आना चाहिए और जो मैंने बताया भी था कि हम इसको बिल्कुल चैप्टर पढ़ रहे होंगे आगे तो डीप में और ज्यादा समझेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एनालाइज द टैक्स इंप्लीकेशन। हमें टैक्स इंप्लीकेशन समझने होंगे एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि हर एक रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये एनालाइज करना होगा। लोगों के ऊपर क्या इनका इफेक्ट होता है वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, सिक्स्थ पॉइंट में, डिस्कस हाउ रेसिडेंशियल स्टेटस इंपैक्ट्स द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हमें एक चीज और समझ रही है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे टोटल इनकम के स्कोप को यहाँ पे इंपैक्ट डालता है, कि कैसे टोटल इनकम पे फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है, इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, यानी किस तरह का इंपैक्ट रहता है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। इसके बाद 8 पॉइंट क्या आता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, यानी कि एक तो हमें जो रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है इनको कंपेयर करना है टैक्स को लेके कि कैसे सेम कंपैरिजन रहता है, कैसे कंपेयर करते हैं। दूसरा हमें डिफरेंस भी करना है और डिफरेंस भी समझना है कि टैक्स को लेके जो रेसिडेंट्स हैं और जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग होते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाई द की डिफरेंसेस। हमें की डिफरेंसेस समझने होंगे इन टैक्स ऑब्लिगेशन, कि टैक्स ऑब्लिगेशन को लेके की डिफरेंसेस कौन कौन से हैं बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, रेसिडेंट के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में। फिर 10th point, identify sources of income that are taxable and those that are exempted based on residential status। फिर हमें चीज समझनी पड़ेगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है, यानी कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा, और ऐसी कौन सी है जो एग्जेप्टेड है, यानी कि जिन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे। तो ये हमारे तो हो गई 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब 4 और है, 11, 12, 13 और 14। तो 11वां कौन सा है, एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ टैक्सेबल वर्सेस एग्जेम्प्टेड इनकम ऑन टैक्स लायबिलिटी। जब हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है टैक्सेबल इनकम के बीच में और नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम के बीच में, ये हम देखेंगे और उसका प्रभाव समझेंगे यहाँ पे मेन। 12वां, अप्लाई द कंसेप्ट लर्न टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब हमें जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो भी किससे, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से। क्योंकि हम जब टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम सिर्फ डोमेस्टिक टैक्सेशन सिस्टम की बात नहीं करते, हम ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं कि वो हम क्या सीखे हैं उन लोगों से, वो हम डिस्कस करेंगे इन्वॉल्विंग डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटसेस, जहां पे हम अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटसेस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद 13वां पॉइंट क्या आता है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ
टैक्स प्लानिंग। हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स प्लानिंग क्यों इतनी जरूरी है और कौन सी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। क्योंकि हम सब जानते हैं जो टैक्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए, क्योंकि इसके बिना गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू नहीं आएगा और रिवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे किस तरीके से कर पाएगी। तो टैक्स प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं, वो भी अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। इसके बाद लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट वो क्या आता है, डिस्कस द एथिकल इंप्लीकेशंस। हमें एथिकल इंप्लीकेशन समझने पड़ेंगे टैक्स प्लानिंग बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, कि टैक्स प्लानिंग के क्या एथिकल इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। मतलब पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, और फिर समझेंगे उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। तो मेन हम एक बात बार बार करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेजिडेंट्स की और नॉन रेजिडेंट्स की। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे इस वीडियो में, लर्निंग एंड इंपॉर्टेंस। एक तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस को ज़्यादा समझेंगे, उसको समझेंगे भी और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे, की पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, कि कौन कौन सी पॉइंट्स की वजह से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अलग क्राइटेरिया समझेंगे, और फिर लास्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसकी बात मैंने हल्की सी की थी पिछले वीडियो के बिल्कुल आखिरी में। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम सब जानते हैं, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि हम कहाँ पे रहते हैं। हम सब जानते हैं हम एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, और वहीं पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। और कई बार हमारे पास फॉरेन कंट्री से इनकम भी आती है, तो हम वहां पे भी टैक्स देने के लिए लायबल हो जाते हैं, और वहां पे हमारा टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, यानी कि एज अ रेसिडेंट हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, और एज अ नॉन रेसिडेंट हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, यानी कि एनआरआई के लिए टैक्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो इस टॉपिक में, तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टैक्स लॉज अप्लाई टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज विद इन अ स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, तो उस टाइम पे टैक्स लॉस किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में, एंटिटी के केस में भी और इंडिविजुअल के केस में भी। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज। अब यहाँ पे हम नॉलेज गेन करते हैं ऑफ द क्राइटेरिया यूज्ड बाय टैक्स अथॉरिटी, कि कौन से क्राइटेरिया यूज करती है टैक्स अथॉरिटीज टू कैटेगराइज टैक्स पेयर्स एज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कि किस प्रकार से एक टैक्स अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट्स हैं, यानी किस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे रेसिडेंट्स के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में, और विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस देयर टैक्स लायबिलिटी, जिनकी वजह से जो उन पर्सन्स है उनकी टैक्स लायबिलिटी भी इन्फ्लुएंस होती है, दूसरा ऑब्लिगेशंस भी उनके क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात कि अगर एक पर्सन रेसिडेंट है या फिर दूसरी तरफ एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है, तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, कौन कौन से लॉज काम करेंगे उसके लिए, ये सब टैक्स अथॉरिटी किन क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड करती है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उससे किस तरीके से लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे की पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हम ये करते हैं ना रेजिडेंशियल स्टेटस, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, यानी कि क्यों हम जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर दो पर्सन्स को, दो टैक्स पेयर को दो कैटेगरीज में डालते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, क्यों करना पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ टैक्स लेती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है गवर्नमेंट की या फिर टैक्स अथॉरिटीज की, कि भाई टैक्स जो है हम सबसे सेम नहीं ले सकते। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है
और कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है और दोनों पे सेम टैक्स लग रहा है, तो ऐसी इससे क्या होगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। इसलिए टैक्सेशन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के लिए, यानी कि रेसिडेंट्स के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेशन सिस्टम क्या हो, अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इंडिया का है और वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, क्योंकि उसे इनकम वहां से मिल रही है, यानी कि वो एनआरआई है, अगर वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, ठीक है, मतलब उसने सिटीजनशिप इंडिया की है, उसके पास इंडिया की है, एज अ वर्क वीजा वो वहां पे काम करने गया है, तो उसकी इनकम पे टैक्स फॉरेन कंट्री भी काट लेगी। और अगर वो इनकम का टैक्स उसे इंडिया में ही भरना पड़ गया तो उसे 2 बार टैक्स देने पड़ेंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए और प्रॉपर तरीके से टैक्स लॉज बनाने के लिए ये चीज की जाती है, यानी कि एक तरह से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पे इस चीज को करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से टैक्स लॉज वगैरह बनाया जा सके, टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टैक्स लॉज। हम सब जानते हैं कि जो अलग कंट्रीज हैं उनके पास क्या है, अलग टैक्स लॉज हैं बेस्ड ऑन वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इस चीज को लेके कि एक पर्सन रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अब मान लेते हैं यहाँ पे कि रेसिडेंट भी है पर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, इसकी बात हम करेंगे जब मैं आपको तीनों को अलग से क्लासिफाई करके दिखाऊंगा। टैक्स लायबिलिटीज, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस वेरी अकॉर्डिंगली। और जो टैक्स की लायबिलिटी है और जो एग्जम्पशंस है और डिडक्शंस हैं वो भी वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का तो उसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स के अंदर, यानी कि उसे बहुत सी छूट मिल सकती है जिसको क्या बोलते हैं, डिडक्शंस। हो सकता है उसे कई बार टैक्स भी ना देना पड़े, बहुत सारे एग्जम्पशंस मिल जाए। तो इन चीजों का बेनिफिट किनको मिलता है, जो हमारी कंट्री में रेसिडेंट्स हैं। नॉन रेसिडेंट्स को इनका बेनिफिट जल्दी से नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशन। जब बात करें लीगल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस की, तो इस चीज के लिए भी हम जो है ना क्लासिफाई करते हैं रेसिडेंट्स को, नॉन रेसिडेंट्स को। जैसे रेसिडेंट्स को कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं। अब लीगल राइट जैसे कि भाई वो वोट दे सकता है या फिर गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आ रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं एक रेसिडेंट्स को जो नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारी कंट्री से कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में गया है तो उसके ऊपर फॉरेन कंट्री के लॉज लगते हैं। ऐसे ही जब कोई हमारी कंट्री में आएगा एज अ एनआरआई, ठीक है, यानी कि कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, हमारे कंट्री के लॉज लगेंगे, लेकिन उसे बहुत से बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग राइट नहीं मिल सकता है कि वो वोट नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, उसके लिए उसे यहाँ की क्या लेनी पड़ेगी, सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे कि लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों ज्यादा डिफर करते हैं, रेसिडेंट्स के भी और नॉन रेसिडेंट्स के भी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, इमाइग्रेशन एंड वीजा रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए भी हम रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता है, चाहे हम टूरिज्म पर्पस से जाए, टूरिस्ट बन के जाए, या फिर हमें वर्क वीजा चाहिए, इसके लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए हम भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉरेनर्स पे लगाते हैं कि अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में जाता है तो उसे भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि वीजा या फिर इमाइग्रेशन पर्पस के लिए हम जो है रेसिडेंट्स को और नॉन रेसिडेंट्स को अलग अलग यहाँ पे करते हैं। इसका देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए भी कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो सम कंट्रीज हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन रेसिडेंट्स ओनिंग प्रॉपर्टी और ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। यानी कि बहुत सी कंट्रीज है ना वो ये रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप जो है एज अ फॉरेनर यहाँ पे आए जरूर हो, लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आप ओन नहीं कर सकते। तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग दोनों के लिए जो है ना डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि रेसिडेंट्स कौन से हैं, नॉन रेसिडेंट कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि पहले जो है ना बहुत सी स्टेट ऐसी थी, जैसे खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात कर लेता हूं, वहां पे जो है ना हम लैंड नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे अब तो ले सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया है, ठीक है, आर्टिकल 370 आ गया है, तो उसकी वजह से हम वहां पे जो है आराम से लैंड वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वहां पे लैंड नहीं ले सकते, यानी कि पहले वहां पे जमीन नहीं मिलती। वही चीज यहाँ पे है कि बहुत से फॉरेनर्स जो है या फिर जो बहुत सी फॉरेन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो कोई भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है, यानी कि सिर्फ रेसिडेंट्स को ही अलाउड होगा वहां पे प्रॉपर्टी ओन करना है, फिर प्रॉपर्टी लेना, कोई भी फॉरेनर आके हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। वही
सेम चीज यहाँ पे है। तो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग पर्पस के लिए भी ये डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि रेसिडेंट्स कौन होते हैं, उनके पास कौन से राइट्स हैं, और नॉन रेसिडेंट कौन है और उनके पास कौन से राइट्स हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रेसिडेंसी बेस्ड बेनिफिट्स, जैसे हेल्थ केयर, जैसे रेसिडेंट को कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कहीं का रेसिडेंट है, जैसे हम इंडिया का रेसिडेंट है, तो हमें हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलेगी, हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं। एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, इन सबका बेनिफिट हमें मिलेगा, लेकिन फॉरेनर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलते। अब क्या फॉरेनर्स कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करने आते हैं, क्या वो आ सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्या फॉरेनर्स को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती है। क्या फॉरेनर्स को एक बेसिक फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती है। यानी कि नॉन रेसिडेंट को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये पता होना कि भाई हमारे जो इनकम टैक्स राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि कंट्रीज के बीच में क्या होता है, डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज हो रखी होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि भाई हम किस कंट्री के रेसिडेंट हैं, वहां पे टैक्स रूल किस प्रकार के हैं और किस किस तरह की ट्रीटीज हो रखी हैं फॉरेन कंट्री के साथ, जो हमें बिजनेस करने में हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आईटीआर वगैरह में यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं एज अ रेसिडेंट। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं हमें, और ये सब इंपॉर्टेंस है किस चीज के, रेसिडेंशियल स्टेटस के। अब समझते हैं डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फिजिकल प्रेजेंस। अब फिजिकल प्रेजेंस का मतलब क्या है कि हम जो है ना वो कहाँ पे इस टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है, ये तो जरूरी है ही। दूसरा, कितने टाइम से रह रहे हैं, पर्पस क्या है रहने का, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री के रेसिडेंट माने जाएंगे। दूसरा, हमारा परमानेंट होम कहाँ पे है, ये बहुत जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि हम रेसिडेंट है या नहीं है। तीसरा, इंटेंशन टू स्टे, हम कहीं पे रह रहे हैं तो उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, यानी कि हम क्या सोच के वहां पे रह रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, टाइज एंड कनेक्शंस, यानी कि हमारे कनेक्शन कैसे हैं, ठीक है, या कहीं ऐसा नहीं कि कोई पर्सन क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, किस इलीगल एक्टिविटीज करता है। तो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है कि हम जो है रेसिडेंट में आएंगे या फिर नॉन रेसिडेंट में आएंगे। तो टाइज एंड कनेक्शंस भी डिपेंड करता है। इसके अलावा टैक्स ट्रीटीज, ठीक है, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया इस पॉइंट के अंदर कि टैक्स ट्रीटीज हो रखी होती हैं, तो उसका बेनिफिट जनरली किसको मिलता है, रेसिडेंट को ही मिलता है। तो ये सब बेनिफिट है, डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया है जिसके जरिए हम जो डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए, क्लासिफिकेशन की। तो अगला पॉइंट क्या आता है, टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के टाइप कौन कौन से हैं, यानी कि एक पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेन 3 प्रकार है, ठीक है। पहला रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट, तीसरा जो समझने में काफी दिक्कत आती है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं रेसिडेंट की। रेसिडेंट यानी कि जहां पे हम काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, हमारा परमानेंट होम है, ठीक है, हमारे पास सिटीजनशिप है उस कंट्री की, तो हम क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। तो रेसिडेंट तो आपको पता लग गया। अब टैक्स इंप्लीकेशन क्या होता है रेसिडेंट का, वो समझते हैं। रेसिडेंट्स आर टिपिकली सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन देयर ओन वर्ल्ड वाइड इनकम, यानी कि रेसिडेंट को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। meaning they must declare and pay taxes on income earned both within the country और and abroad, यानी कि अगर हमारी इनकम अब्रोड से आई है तो वहां का टैक्स तो लगेगा, लेकिन जो पैसा वहां से आया उसका टैक्स हमें इंडिया में भी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी इनकम का पार्ट है। तो एज अ इनकम टैक्स हमें वो पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अब यूट्यूब ही मान लेते हैं, यूट्यूब एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हम एडसेंस रिवेन्यू कमाते हैं, वो भी फॉरेन कंट्री से, यूएसए से कमा रहे हैं, तो हमें वहां के टैक्स लॉ भी मानने पड़ते हैं। दूसरा, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है या फिर एडसेंस रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो हमें एज अ इनकम टैक्स उस पे ऊपर इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा एज अ इनकम, ठीक है। तो यानी कि हमें दोनों जगह टैक्स भरना पड़ रहा है, अपनी कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री में भी, यानी कि हमें वर्ल्ड वाइड इनकम पे अपनी कंट्री में टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, नॉन रेसिडेंट, यानी कि हम अगर नॉन रेसिडेंट है तो मतलब हमारे पास सिटीजनशिप इस कंट्री की है पर हम रहते किसी और कंट्री में है, तो ऐसे केस में क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स आर यूजुअली टैक्स्ड
टैक्स्ड ओनली ऑन इनकम अर्न्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर्स, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ उसी पैसे पे टैक्स लगाया जाता है जो उस कंट्री बॉर्डर से कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज यहाँ से फॉरेन कंट्री में चला गया तो मुझे सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो मेरे पास इंडिया से आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते कुछ प्रॉपर्टी है तो वहाँ से रेंटल इनकम आ सकती है, कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि कुछ इक्विटीज ले रखी हैं तो वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वहाँ पे टैक्स दूंगा। शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे देना पड़े, तो ये सब चीज टैक्स। लेकिन जो मैं इनकम फॉरेन कंट्री में कमाऊंगा ना वहाँ पे मैं टैक्स दूंगा सिर्फ फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके लिए मुझे इंडिया में कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। तो वही चीज यहाँ पे है, नोन एज सोर्स्ड इनकम, इसको हम बोलते हैं सोर्स्ड इनकम। दे आर नॉट टिपिकली एलिजिबल फॉर द सेम टैक्स बेनिफिट। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें एक दिक्कत भी मिलती है क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट, जो डिडक्शंस, जो एग्जम्पशंस इंडिया के लोगों को मिलेगी यानी कि रेसिडेंट को मिलेगी वो कभी भी नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलेंगे। तो यानी कि सेम टैक्स बेनिफिट वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंड डिडक्शंस भी डिडक्शंस अवेलेबल टू रेसिडेंट, यानी कि वो डिडक्शंस जो रेसिडेंट को अवेलेबल है वो नॉन रेसिडेंट्स को अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दिक्कत बनती है। इसके बाद क्या आता है लास्ट पॉइंट और तीसरा पॉइंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, RNOR, कि रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। इस बात का मतलब क्या है भैया, इस बात का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कुछ पर्सन जो है ना वो कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर कुछ टाइम स्टे करने जाते हैं, फिर वो कंट्री अच्छी लगती है तो फिर वो वहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा टाइम रहना पसंद करते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम तक रहने लग जाते हैं। कई बार 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आजकल तो रेसिडेंट में आ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, पर्पस भी है स्टे करने का। लेकिन जैसे मान लेते हैं कुछ पर्सन आपने देखे होंगे ऐसे जो आते हैं फॉरेन कंट्री से, फिर यहाँ के मंदिर वगैरह में, फिर टूरिज्म प्लेस पे घूमते हैं, उन्हें इंडिया पसंद आने लग जाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आता है, सोशल लाइफ पसंद आती है, तो यहाँ पे वो रुकना शुरू कर देते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक रुक जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। अब इनका टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, RNOR एंजॉय सर्टेन टैक्स बेनिफिट, इनको भी कुछ टैक्स बेनिफिट एंजॉय करने का मौका मिलता है सिमिलर टू रेसिडेंट, जैसे रेसिडेंट्स को मिलते हैं, बट विद सम एक्सेप्शंस। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे पे डिपेंड करता है, एक तो कि भाई एक पर्सन कितने टाइम तक कंट्री के अंदर रह रहा है उसके हिसाब से उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो फॉरेनर है तो। दूसरा नेचर ऑफ इनकम क्या है, उसकी इनकम क्या है, यानी कि इनकम का सोर्स यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था RNOR, जहां पे हम ये समझते हैं कि एक पर्सन रेसिडेंट बन चुका है वो भी किसी फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक कंट्री के अंदर रुक गया, ठीक है। लेसन नंबर 2 हमारे पास क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और उसका हमारे टैक्सेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को चीज समझाई थी कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि टैक्सेशन के हिसाब से जब हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं और एंटिटी को डिवाइड कर देते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। वो उन सब की बात मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है आप लोग हर चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो, वरना आप लोगों को ही समझने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासिफिकेशन इन इंडिया, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो किस प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन इंडिया के अंदर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासिफिकेशन इन इंडियन इनकम टैक्स लॉ आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स प्रेजेंस इन इंडिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि जब भी हम रेसिडेंट की बात करते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं, चाहे हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं यानी कि किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से कि वो पर्सन की प्रेजेंस कहाँ पे है। अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है तो वो रेसिडेंट है। अगर मैनेजमेंट डोमेस्टिक कंट्री के बाहर से हो रहा है तो वो जो बिजनेस है वो क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर आप उसे MNC बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की, अगर वो पर्सन जो है वो एक कंट्री के अंदर एक लंबे टाइम से रह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं वहाँ का रेसिडेंट है, हम उसे टैक्स के अंदर रेसिडेंट ट्रीट करेंगे तो उस पर इंडियन टैक्स लॉज लगाए जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे दिखाई गई है कि कोई भी पर्सन जो हम बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रेजेंस पे। तो प्रेजेंस इन इंडिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। These classifications encompass the current physical year। जो ये क्लासिफिकेशन है वो encompass करता है करंट फिजिकल ईयर को as well as प्रायर ईयर्स को, यानी कि हम यहाँ पे
करंट फिजिकल ईयर भी देखते हैं। अब करंट फिजिकल ईयर कौन सा, जिनको नहीं पता फिजिकल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो जो करंट फिजिकल ईयर है वो भी देखेंगे, साथ साथ जो पिछले कुछ साल हैं वो भी देखेंगे। फिजिकल ईयर्स ऑफ प्रायर ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी। इंडिविजुअल्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो हम इंडिविजुअल को कुछ इतने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से हिस्से देखते हैं फटाफट। रेसिडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ROR। दूसरा रेसिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको हम बोलते हैं RNOR, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नॉन रेसिडेंट NR, इसको स्टडी करेंगे, और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है HUF का कैसा है, रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनीज का कैसा है, और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एंटिटीज का कैसा है, ये तीनों हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ROR, यानी कि एक पर्सन रेसिडेंट है तो हम उसे इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग कब बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है, वो समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 6(1). तो इंडिविजुअल्स मीट रेसिडेंसी क्राइटेरिया आउटलाइन इन सेक्शन 6(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। तो आपको सेक्शन भी ध्यान रखना है, सेक्शन 6(1) के अंदर ये आता है। अब इसमें क्या होती है, हम दो सबसे मेन कंडीशंस की बात करते हैं, पहले ए और फिर बी। ए कंडीशन में क्या होता है, रिसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन फिजिकल ईयर्स। या तो वो 182 दिन रहे या उससे ज्यादा रहे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब उस पे इंडियन इनकम टैक्स लॉ या फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट काम करेगा, यानी कि वो रेसिडेंट कहलाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से, कि भाई उसे 182 दिन इंडिया के अंदर रहना होगा या उसे ज्यादा दिन वहां पे रहना होगा। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। दूसरा, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन अ फिजिकल ईयर। या तो वो 60 दिन रहे, 60 के 60 से फालतू फिजिकल ईयर में, ठीक है, और एंड 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी पिछले 4 साल रहे हैं उसमें वो 365 दिन से क्या रहे, ज्यादा रहे, मिनिमम 365 दिन या फिर उससे फालतू। मतलब कई बार होता है ना कि हम जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ज्यादातर बाहर रहते हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर रहे किसी भी काम की वजह से या फिर घूमने की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम रह सकते हैं, प्रॉब्लम की वजह से भी और घूमने का मन करे तो घूमने की वजह से भी, लेकिन हमें फिर भी वहां पे 60 दिन जो है ना वो इंडिया में स्पेंड करने होंगे टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग रेसिडेंट में आने में। तो हमें 60 डेज इंडिया पे रहना होगा, 60 डेज मिनिमम या फिर उससे फालतू एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और पिछले 4 साल भी चेक किए जाएंगे, और जो बीते पिछले 4 साल है वहां पे जो हमारा जो रहने का क्राइटेरिया वो कितना है, 365 डेज या फिर उससे ज्यादा, उससे ऊपर। तो ये हो गया हमारा कि दो कंडीशंस अगर कोई पर्सन फुलफिल कर रहा है कि या तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन रह ले या उससे ज्यादा रह ले तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा, या फिर एक फाइनेंशियल के अंदर 60 दिन रहे और 60 दिन और पिछले 4 साल के अंदर 365 दिन या उससे फालतू रहे। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, और ये दो कंडीशंस आपको सेम टू सेम अगला जो केस है हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR, वहां पे भी सेम टू सेम चलेगा। आपको तो बिल्कुल ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एडिशनल कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, एडिशनल क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 6(6). 1 मिनट वेट करना फिर देखते हैं। चलो अगर देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ पे एडिशनल कुछ क्राइटेरिया भी हैं अंडर सेक्शन 6(6) के अंदर। वो कौन कौन से, पहले देखो, स्पेंड 730 डेज और मोर इन इंडिया ओवर प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, यानी कि बीते हुए पिछले 7 सालों में या तो 730 दिन रहे हों या उससे फालतू, तो भी वो सेक्शन 6(6) के अकॉर्डिंग रेसिडेंट कहलाए जा सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 of 10 फिजिकल ईयर्स बिफोर द करंट ईयर। मतलब करंट ईयर को छोड़ के 10 में से, ठीक है, कम से कम हमें कितने टाइम रहना है, 2 of 10 फिजिकल ईयर्स, यानी कि 10 सालों में से 2 साल फिजिकल, मतलब एक तरह से क्या हो गया 365 दिन, 365 को 2 बार आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इतने दिन जो है ना हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। कितना हो गया, 600 130 730 दिन। मतलब वही कंडीशन हो गई ऊपर वाली, वही सेम टू सेम बात अप्लाई हो गई कि आपको बीते हुए 10 सालों में 2 साल वहाँ पे रहना होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। ये है एडिशनल क्राइटेरिया जो सेक्शन 6(6) के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है रेसिडेंट कहलाए जाने के लिए। तो उम्मीद है आपको रेसिडेंट का पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन कब रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। सबसे इजी
कंडीशन है क्या कि 182 डे रहे या फिर उससे फालतू रहे। अगर वो उतने दिन रह पा रहा है, उससे फालतू दिन रह रहा है, तो अपने आप ही रेसिडेंट कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा फिर अगर वो नहीं है तो फिर बाकी कंडीशन अप्लाई होंगी, अगर वो है तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अब समझते हैं अगले पॉइंट को, दूसरा पॉइंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR। इसमें क्या बोलते हैं, पहली दो कंडीशन सेम रहेगी, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मतलब अगर हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR की बात करते हैं तो इसमें भी अगर कोई पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है फिजिकल ईयर के अंदर तो वो RNOR कैटेगरी के अंदर आएगा। दूसरा, अगर वो 60 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा है पिछले 4 सालों में, ठीक है, और सॉरी 60 दिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फिजिकल ईयर के अंदर, और 365 दिन या उससे फालतू बीते हुए 4 सालों में, तो वो RNOR का पार्ट बनेगा। इनकी पहली दो कंडीशंस ऑलमोस्ट का पूरी तरीके से बिल्कुल सेम है। चलो RNOR की बाकी एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो एडिशनली हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अगर इसमें से RNOR कैटेगरी के लोग एक कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो वो RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब वो कौन सी दो कंडीशंस हैं? ये दो कंडीशंस हैं। पहली कौन सी है? स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज मोर इन प्रीवियस 7 ईयर्स। यहाँ पे 7 लगाए ना, 7 फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि तो ये दो कंडीशन थी ना, 730 दिन इससे ज्यादा वाली, वो भी पिछले 7 सालों के लिए। मतलब इन दोनों कंडीशन से उन्हें सिर्फ एक कंडीशन माननी है। दूसरी कंडीशन क्या है? आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 डेज इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। और जो प्रीवियस फिजिकल ईयर है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या था कि रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ऑफ 10 फिजिकल ईयर्स, कि 10 फिजिकल ईयर में से कम 2 साल आप वहां पे हो करंट ईयर को छोड़ के, तब हम रेसिडेंट कहलाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं RNOR कैटेगरी की, तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस फिजिकल ईयर, वहां पे 10 डेज में से हम 2 डेज कहां पे हैं? एज अ रेसिडेंट है इंडिया के, तब हम RNOR कैटेगरी का पार्ट बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। यानी कि मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि ज्यादातर दिन जो है ना हमें इंडिया में गुजारने होंगे, ठीक है, और वो दिन 182 से कम रहेंगे, क्योंकि अगर 182 से फालतू हो गए तो हम रेसिडेंट कहलाएंगे, है ना। और अगर उससे कम रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे? RNOR यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। तो पहली दो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है कि अगर ऊपर की दो फुलफिल हो गई तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हुई तो हम एडिशनल इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं, तब हम RNOR कैटेगरी का पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है? नॉन रेसिडेंट NR, जिन्हें हम बोलते हैं। एन इंडिविजुअल अटेन्स NR स्टेटस इफ दे, एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? NR कैटेगरी, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कब? जब ये 3 पॉइंट वो देखता है। तो पहला पॉइंट कौन सा? स्पेंड लेस देन 181 डेज, क्योंकि 182 डेज और मोर पे तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट, यानी कि वो पर्सन पक्का 181 दिन से कम इंडिया में रुका होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या फिर विद इन अ फिजिकल ईयर। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? स्टे इन इंडिया फॉर नो मोर देन 60 डेज इन फिजिकल ईयर, कि इंडिया में रुका हुआ है नो मोर देन 60 डेज, यानी कि 60 दिन से ज्यादा रुका ही नहीं वो। तो ये तो वही पर वाली बात हो गई कि आप 181 दिन से कम रुके हो, यानी कि 60 दिन से भी कम रुके हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आया था, 1.5 महीने के लिए, और वो चला गया, तो भी वो नॉन रेसिडेंट NR कैटेगरी का पार्ट यहाँ पे बनेंगे। तीसरा C पार्ट क्या आता है? स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज। अगर हम इंडिया में रुके हैं, स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज इन अ फिजिकल ईयर, एक फिजिकल ईयर के अंदर 60 दिन से फालतू रुके हैं ईयर, बट डू नॉट रिमेन फॉर 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग फॉर फिजिकल ईयर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि हम बीते हुए पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा नहीं रुके होने चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। यानी कि हम एक फिजिकल ईयर में भले ही 60 दिन से फालतू वहां पे रुके हैं, लेकिन हम बीते हुए पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे फालतू नहीं रुके होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि एक तरह से 1/4 डे, 4 दिन में से 1 दिन के आसपास एक पर्सन रुका है या फिर उससे कम रुका है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान देना। फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है? रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है? अब देखो नाम क्या है इसका? HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, जहां पे हम बात करते हैं ऐसी फैमिलीज की जो अपना फैमिली बिजनेस रन करती हैं, जहां पे मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर फैमिली चलाती है उस बिजनेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। यानी ऐसी
ऐसी फैमिली जो एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रही है। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक रेसिडेंट बनेगा या फिर नॉन रेसिडेंट बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है उसका। अगर मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट है, अगर मैनेजमेंट इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। फॉर एग्जांपल बिजनेसेस तो यहाँ पे एप्पल भी करती हैं, गूगल भी कर रही है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, फोन कंपनीज जो इंडिया बिजनेस कर रही है, अमेजन कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ उनका मैनेजमेंट इंडिया से नहीं होता, उनका इंडिया का कंट्रोल जो है ना वो नाम मात्र में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल है, टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया की फुलफिल करनी पड़ती है, तभी तो इंडिया में बिजनेस कर पा रहे हैं वो। लेकिन दिक्कत क्या है, वो ट्रेड है सिर्फ एक, मतलब ट्रेड करने का तरीका है, लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना वो कहाँ का है, किसी फॉरेन कंट्री का है। और जब बिजनेस फॉरेन कंपनीज कर रही हैं तो सिंपल सी बात है वो क्या कहलाएगी, एमएनसी यानी कि मल्टी नेशनल कंपनी, वो यहाँ पे हमारे पास रेसिडेंट नहीं कहलाएंगी। तो रेसिडेंट होने के लिए मैनेजमेंट का लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो लोकेशन इंडिया की है तो वो इंडियन कंपनी है यानी कि रेसिडेंट है, वरना वो नॉन रेसिडेंट है। तो वहीं पे देख लेते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट की, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेंबर्स इन इंडिया। तो यहाँ के जो मेंबर है ना उस पर्टिकुलर HUF के, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के, वो क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, और दूसरा मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, जो मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट। दो चीजें हैं, मेंबर्स इंडिया के हों, दूसरा लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। देखो हम दो तरीके कंपनीज की बात करते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज में बहुत से लोग काम करते हैं, और बहुत जैसे कि टाटा की कंपनीज होगी, और बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज से अमेजन वगैरह में भी काम करते हैं, अमेजन, गूगल, ठीक है, एप्पल, यानी कि कुछ फॉरेन बिजनेसेस या फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे इंडिया में आई बट उनका ओरिजिन इंडियन नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज, इंडियन कंपनीज, और इफ देयर प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं या फिर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, कब, जब उनका मैनेजमेंट इंडिया से होगा, यानी कि उनका मैनेजमेंट इंडियन लोग संभाल रहे हैं, इंडिया के लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एंटिटीज। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एंटिटीज का, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, चाहे वो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPP मॉडल भी बोलते हैं, वैसे ये तो वो हो गया पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस बोलते हैं इसे, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पीपी और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, और हमारे पास बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं, एनजीओ बोल लो आप, ठीक है, या फिर एनपीओ बोल लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं इन्हें, ठीक है, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर इनका मैनेजमेंट इंडिया की तरफ से हो रहा है या फिर इंडियन मैनेजमेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट मानेंगे। वरना अगर इनका बिजनेस ओरिजिन, ठीक है, या फिर इनका जो मैनेजमेंट ओरिजिन वो कोई फॉरेन कंपनीज कर रही है, फॉरेन कंट्री के अंदर से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसे सिटीजनशिप वाले मुद्दे से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। सिटीजनशिप एक अलग तरीका होता है, उसकी कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे हम कि सिटीजनशिप कैसे हमें इंडिया की मिलती है, कौन कौन सी कंडीशंस है इंडिया की, और हमेशा वो टाइम टू टाइम कंडीशंस अपडेट भी होती आई हैं अमेंडमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब हम शुरू करें कंसेप्ट। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस प्लेज अ पिवटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसका, रेसिडेंशियल स्टेटस का, इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स टैक्स लायबिलिटी विद इन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। यानी कि जब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की तो हमें बताता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। अगर मैं सारी की सारी इनकम अपनी इंडिया से जनरेट कर रहा हूं तो मैं टैक्स के लिए इंडियन जुरिस्डिक्शन का पार्ट हूं, यानी कि मैं इंडियन रेसिडेंट हूं तो मैं यहीं पे टैक्स पे करूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम फॉरेन सोर्सेज से भी आ रही है तो मैं इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा हूंगा और फॉरेन कंट्री में भी टैक्स पे कर रहा हूंगा। इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन, जिसकी बात हम करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, यानी कि हम एक चीज जानते हैं कि टैक्स लायबिलिटी को देखने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हम रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है उस कंट्री के लिए, विद इन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन।
डिस्टिंक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट स्टेटस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द एक्सटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स टैक्स ऑब्लिगेशंस। यानी कि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तब तक हम जो है ना अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस का पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि पहले पता हो कि हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तब हमारी इनकम का हम पता लगाएंगे कि हमारे पास इनकम कहां से आ रही है और हम उन इनकम्स को लेके कहां पे टैक्स भरने वाले हैं। अब समझते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं रेसिडेंट को। जो हम बात करते हैं रेसिडेंट की, तो इसके बारे में हम बात काफी बार कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और पिछली वीडियो में तो ये भी डिस्कस किया कि एक पर्सन कब टैक्स के अकॉर्डिंग यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था कि 182 डेज जो है ना हमें स्टे करना होगा एक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, तब जाके हम क्या कराएंगे, या तो 182 डेज या फिर इससे ज्यादा, तब जाके हम वहां की टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। अब रेसिडेंट के ऊपर कुछ तरह के टैक्स लगते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, वर्ल्ड वाइड इनकम। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो रेसिडेंट है किसी कंट्री के लिए, तो उसकी इनकम के सोर्स चाहे वर्ल्ड वाइड कितने ही क्यों ना फैले हो, यानी कि चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री से इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन उसे अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जहां पे वो रह रहा है टैक्स पे करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का कि इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मैं आपको इसी YouTube से ही दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल या फिर YouTube है या फिर गूगल एडसेंस है, वहां से जो भी अमाउंट आता है हम सब जानते हैं। जैसे मान लो अब मैं क्या हूं, इंडियन रेसिडेंट, तो मेरे जो ऑफलाइन सोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने के, उसका टैक्स भी मैं कहां भरता हूं, इंडिया में। लेकिन जो फॉरेन कंट्री से जो मेरे पास इनकम आती है, फिर जो एडसेंस रेवेन्यू है, उसका टैक्स मेरे को 2 बार भरना पड़ता है। एक तो यूएसए के अकॉर्डिंग, वहां के टैक्स के अकॉर्डिंग वो जो है पैसा काट लेते हैं टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको मुझे यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बैंक में पैसा आया है, ठीक है, तो एक तरह से मेरे लिए क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को, उस इनकम को मैं अपने इंडियन टैक्स के अकॉर्डिंग वहां पे भी शो करूंगा और वहां पे मेरा टैक्स कटेगा। यानी कि हम कहीं ना कहीं पार्ट बनते हैं डबल टैक्सेशन का। तो वही चीज यहाँ पे है कि वर्ल्ड वाइड जो भी इनकम है, चाहे वो डोमेस्टिक जगह से आ रही है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से आ रही है, हमें उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर एक रेसिडेंट को। तो वही चीज यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टैक्स रिपोर्टिंग ओब्लिगेशंस। जब हम बात करते हैं टैक्स रिपोर्टिंग ओब्लिगेशंस की, डिस्क्लोज ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, हम इसमें डिस्क्लोज करते हैं सारे सोर्सेज ऑफ इनकम, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, एसेट्स दिखाते हैं अपनी, एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंड विद इन आउटसाइड द कंट्री। और ध्यान रखना, चाहे विद बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, चाहे तो वो हमारी कंट्री का पार्ट है, हम वहां से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से पैसा कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कुछ लोग फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में, फॉरेन बॉन्ड्स में, या फिर फॉरेन कंट्री में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर पैसा मंगवा रहे हैं, तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं फॉरेन कंट्री से भी, तो भी उन्हें डोमेस्टिक कंट्री में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो रेसिडेंट है उसे अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा, अपनी टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, यानी कि अपने ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, एसेट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर ही है, चाहे वो आउटसाइड कंट्री के अंदर है, ठीक है। दोनों ही डिस्क्लोज यहाँ पे करने पड़ते हैं एक रेसिडेंट्स को। अब जो दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नॉन रेसिडेंट। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन रेसिडेंट्स की, नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में नहीं रह रहा है ना। अब इसमें क्या आता है, सोर्स इनकम। अब सोर्स इनकम में क्या है, अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इनकम नहीं लिखा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही फिलहाल के लिए अभी इंडिया में हूँ, या फिर कोई पर्सन जो इंडिया में है वो बाद में काम करने के लिए फॉरेन कंट्री में चला गया, लेकिन उसके कुछ सोर्सेज इंडिया में ही मौजूद हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं को लेकर टैक्स लायबल रहेगा। लेकिन जो वहां से वो फॉरेन कंट्री में जो इनकम जनरेट कर रहा है, वहां का टैक्स वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर ही भरेगा। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब एक पर्सन एनआरआई बन जाता है, ठीक है, यानी कि नॉन रेसिडेंट बन जाता है, अगर हम इंडिया में एनआरआई की बात करते हैं, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि वो सोर्स इनकम जो भी है उसकी इनकम अर्न्ड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, यानी कि वो इनकम जो उसने जुरिसडिक्शन के बाहर कमाई है, इज जनरली नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, वो टैक्सेशन का पार्ट नहीं बनती है। तो बात भैया इनकम का पार्ट कौन सी बनेगी, जैसे कि सपोज करो कि कोई पर्सन इंडिया से बाहर कमाने गया है, लेकिन उसके इंडिया में कुछ सोर्स अभी भी मौजूद हैं, वो स्टॉक
स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट कर रहा है, या फिर उसे कुछ एसेट्स हैं, कुछ लैंड है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, वहां से उसे पास रेंटल इनकम आ रही है, कुछ रॉयल्टीज आ रही हैं, कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं बिजनेस के, तो वो सब इनकम का टैक्स इंडिया में उसे पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सोर्स्ड इनकम। लेकिन बाकी पैसा जो भी वो इंडिया के बाहर कमा रहा है और बाहर ही रह रहा है, तो उस पैसे पे वो उसी कंट्री में टैक्स भरेगा जहां पे वो रह रहा है। वही सेम चीज यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया ब्रैकेट में। अनलेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये भी है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को छोड़ के या फिर टैक्स ट्रीटीज को छोड़ के, डिक्टेट अदरवाइज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज की आपस में टैक्स ट्रीटीज हो रखी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी ये चीजें जो है ना कहीं इन्फ्लुएंस होती हैं, यानी कि अफेक्ट होती हैं। तो ये तो हो गया नॉन रेसिडेंट का पहला पॉइंट। दूसरा, टैक्स ऑब्लिगेशन कौन कौन से होंगे, यानी कि टैक्स रेट्स एंड ट्रीटमेंट। टैक्स का रेट क्या होगा, टैक्स का रेट जो है वो डिफरेंट रेट भी हो सकता है और फ्लैट टैक्स रेट भी यहाँ पे हो सकता है। फेस लिमिटेड टैक्स बेनिफिट, लेकिन ध्यान रखना जो भी एनआरआई है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर नॉन रेसिडेंट, उन्हें टैक्स बेनिफिट बहुत कम मिलते हैं, यानी कि एक तो उन्हें डिडक्शंस बहुत कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। वही चीज यहाँ पे है, फेस लिमिटेड टैक्स बेनिफिट एंड डिडक्शंस कंपेयर टू रेसिडेंट। यानी कि अगर हम एक नॉन रेसिडेंट को रेसिडेंट से कंपेयर करें तो रेसिडेंट को बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं और एग्जम्पशंस मिलते हैं जो नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। अब टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि किस किस तरीके से इनकम यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो नॉन रेसिडेंट्स हैव सिंप्लीफाइड टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, इनके पास एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, ऑब्लिगेशन होता है, कंपेयर टू रेसिडेंट। क्योंकि रेसिडेंट को बहुत सी चीजें शो करनी होती हैं, नॉन रेसिडेंट के पास इतनी चीजें होती नहीं शो करने के लिए, तो उसे उसका टैक्स सिस्टम काफी इजी होता है एज कंपेयर टू रेसिडेंट। फोकसिंग प्राइमरली ऑन इनकम जनरेटेड विद इन द जुरिसडिक्शन, और खासकर फोकस किस पे रहता है, उस इनकम पे जो जुरिसडिक्शन का पार्ट है। यानी कि एनआरआई सिर्फ उस इनकम को लेके बाउंड है, ठीक है, जो इनकम वो इंडिया से जनरेट कर रहा है। तो इसलिए उसके लिए टैक्स सिस्टम क्या होता है, एज कंपेयर टू रेसिडेंट्स बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं डबल टैक्सेशन को। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल टैक्सेशन की, तो डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि दोहरा टैक्स लग रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पर्सन यहाँ पे रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कई बार उन्हें डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है। यानी कई बार क्या होती है, हमारी इनकम के दो सोर्स होते हैं, एक डोमेस्टिकली, एक इंटरनेशनल सोर्सेस, और दोनों सोर्सेस पे अलग अलग टैक्स रूल्स लग सकते हैं। देखो डोमेस्टिक में तो हमारी कंट्री के रूल होंगे जिस कंट्री में हम स्टे कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन इनकम आ रही है तो वहां पे हमारे पास वहां के टैक्स रूल भी लगेंगे और हमें दोनों टैक्स के रूल मानने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हो रखी है तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सिंपल सिस्टम होगा टैक्स पे करने के लिए। तो वही चीज हमें समझनी है, डबल टैक्सेशन। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे डबल टैक्सेशन। अब समझते हैं रिजोल्विंग डबल टैक्सेशन, कि डबल टैक्सेशन को रिजोल्व कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। इन केसेस वेयर एन इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन मल्टीपल जुरिसडिक्शन, यानी कि जब एक इंडिविजुअल बहुत से यानी कि मल्टीपल जुरिसडिक्शन में टैक्सेशन के लिए क्या होता है, लायबल होता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि उसका क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग रेसिडेंशियल स्टेटस है, यानी कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो है ना ट्रांजैक्शंस करता रहता है, इनकम आती रहती है, तो उस चीज की वजह से या फिर क्रॉस बाउंड्री इनकम की वजह से, क्रॉस बॉर्डर इनकम की वजह से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनके एक साथ ही मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस चल रहे होते हैं, तो इस चीजों की वजह से उसका जो टैक्स सिस्टम है ना वो क्या होता है, बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि रेसिडेंशियल स्टेटस अगर एक कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज में होती है तो इसके चक्कर में क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम और ज्यादा मुश्किल होता है एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पे काम क्या करती है, टैक्स ट्रीटीज बिटवीन कंट्रीज। अगर कंट्रीज के बीच में टैक्स ट्रीटीज मौजूद हैं तो मे प्रोवाइड मैकेनिज्म टू एलिविएट डबल टैक्सेशन। तो कहीं ना कहीं हम डबल टैक्सेशन के सिस्टम को एलिविएट यहाँ पे कर सकते हैं, खत्म यहाँ पे कर सकते हैं। दीज मैकेनिज्म्स इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। तो इस मैकेनिज्म में क्या आता है, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट, दूसरा एग्जेप्शंस मिल सकते हैं और डिडक्शंस का बेनिफिट मिल सकता है टू प्रिवेंट सेम फॉर बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस, ताकि हम दो बार टैक्स भरने से यहाँ पे बच जाए। तो ये हमारे पास एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डबल टैक्सेशन के बेनिफिट को यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। वरना अगर कुछ कंट्रीज के बीच में आपस में कोई भी ट्रीटी नहीं होगी तो हमें कहीं ना कहीं डबल टैक्स भी भरना पड़ सकता
सकता है, ट्रिपल टैक्स भी भरना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी इनकम कितने सोर्सेज से आती है और कितने जुरिस्डिक्शन यानी कि कितनी कंट्रीज से आती है। इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट हो और जो नॉन रेसिडेंट हो उनका टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। अब रेसिडेंट समझते हैं तो तुम्हें पता ही है कि टैक्सेशन ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम, कि जो भी वर्ल्ड वाइड इनकम आ रही है, यानी कि किसी भी कंट्री से इनकम क्यों ना आ रही हो, किसी भी इकोनॉमी से, किसी भी जुरिस्डिक्शन से इनकम क्यों ना आ रही हो, हमें सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा, हम सभी इनकम को लेके टैक्स लायबल हैं, यानी कि इसे बोलते हैं रेसिडेंट्स के लिए। क्योंकि सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, कुछ डोमेस्टिकली कुछ इंटरनेशनली, पर इनकम सोर्सेज है ना, और जब वो इनकम सोर्सेज बनेंगे उसके सारे मिला के, तो उसका क्या बन जाएगा, टोटल इनकम निकलेगी उससे, और उसी टोटल इनकम पे टोटल टैक्स भरना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है कि उसकी हर एक इनकम पे टैक्स लगाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं टैक्सेशन ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स एंड डिडक्शंस। हम बेनिफिट ले सकते हैं किस चीज का, टैक्स रेट का और डिडक्शंस का। टैक्स रिपोर्टिंग ओब्लिगेशंस, और साथ साथ हम एक चीज और कर सकते हैं, टैक्स रिपोर्टिंग ओब्लिगेशन, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि हमें टैक्स किस प्रकार से पे करने होते हैं और कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम में पे करने होते हैं। अब समझते हैं नॉन रेसिडेंट का, टैक्सेशन ऑन सोर्स इनकम, कि जो इनकम उनकी डोमेस्टिकली आ रही है उन्हीं इनकम पे टैक्स भरेंगे, लेकिन एज नॉन रेसिडेंट उनकी जो भी इनकम फॉरेन कंट्री में हो रही है उसके ऊपर वो टैक्स नहीं भरेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टैक्स रेट्स एंड ट्रीटमेंट। अब टैक्स रेट एंड ट्रीटमेंट वो हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया भी था कि टैक्स रेट फ्लैट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरा, टैक्स रिपोर्टिंग ओब्लिगेशंस, भाई टैक्स किस तरीके से भरेंगे, किन किन सोर्स ऑफ इनकम पे भरेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट और देखा था, वो क्या कि टैक्स बेनिफिट्स जो है ना वो किनको मिलते हैं, रेसिडेंट्स को, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जम्पशंस हो गए, कुछ डिडक्शंस हो गए, उनका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट्स को उनके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, विद होल्डिंग टैक्सेस। अब एक चीज समझना, विद होल्डिंग टैक्सेस है ना, दोनों को भरने पड़ते हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। बस सोर्स ऑफ इनकम कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है भाई, अब किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर बैंक में रखा हुआ है, एफडीज में रखा हुआ है, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स भरना होगा, उसको विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। डिविडेंड्स आ रहे हैं, जिनको नहीं पता डिविडेंड क्या होता है बता देता हूं। जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटीज खरीदते हैं किसी भी कंपनी की, तो हम कहीं ना कहीं उस कंपनी के स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसमें से कुछ हिस्से हमें ही मिलते हैं, कुछ पैसा हमें मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। उस पर भी हम क्या लगाते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स। रॉयल्टीज भी किसके अंदर आती है, विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई म्यूजिक, ठीक है, एक बार गाना गा दिया कोई सा, या फिर कोई बुक लिख दी, ठीक है, तो उन चीजों पे क्या आती है, रॉयल्टीज मिलती रहती है। यानी कि जब तक वो बुक सेल होगी, जब तक वो गाना चलता रहेगा अलग प्लेटफॉर्म से, वहां से रॉयल्टीज आएंगी, वो विदहोल्डिंग टैक्स का पार्ट होता है। और रेंटल इनकम, ये भी विदहोल्डिंग टैक्स का पार्ट होता है, रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट्स की वजह से भी, और उनके लिए भी। अब समझते हैं टैक्स ट्रीटीज को। अब टैक्स ट्रीटीज डिस्कस करते हैं। टैक्स ट्रीटीज बिटवीन कंट्रीज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन। टैक्स ट्रीटीज का मेन बेनिफिट क्या है कि कहीं ना कहीं ये हमें बचा लेंगे किस चीज से, डबल टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि हमें दो बार टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एंड एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और साथ साथ हमारे पास क्या बनेंगे, कुछ रूल्स भी बन जाएंगे जिसके जरिए हम जो है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन सिस्टम को सोल्व यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि टैक्स ट्रीटी एक तरीका होता है डबल टैक्सेशन को खत्म करने का। तो ये तो हो गया टैक्स ट्रीटमेंट फॉर रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। अगली टॉपिक में और अगली वीडियो में ये समझने वाले हैं कि जो टैक्स एग्जेप्शंस हैं या फिर डिडक्शंस हैं वो किन किन चीजों में मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो होगा हमारा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सेबल इनकम होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम की, यानी कि वो इनकम जिसपे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक एंटिटी
जो है वो टैक्स पे करती है, यानी कि वो इनकम जिस पे टैक्स देना पड़े उसे क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। लेकिन बहुत सी इनकम ऐसी भी होती हैं जिन पे टैक्स पे नहीं करना होता, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिसके लिए कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो है टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होती है, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड इनकम। तो ये तो हो गया सबसे मेन डिफरेंस टैक्सेबल इनकम का और एग्जम्प्टेड इनकम का। वैसे तो हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 को, लेसन नंबर 3 में एग्जम्प्टेड इनकम को, लेकिन अभी सिर्फ हम एक ब्रीफ ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा है ना, एक तरह से समरी ले लेते हैं इन दोनों इनकम के टाइप्स की। तो टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम। इसके अलावा जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या, कि हम इन दोनों इनकम को यानी कि टैक्सेबल इनकम को और एग्जम्प्टेड इनकम को ट्रीट कैसे करते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड एग्जम्प्टेड इनकम इज फंडामेंटल इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स टैक्स लायबिलिटी। यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे ये डिटरमाइन करती है कि एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार की है विद इन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक जुरिस्डिक्शन के अंदर। अब यहाँ पे दो तरह की इनकम आई। पहली इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम। अब ये समझो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स टोटल अर्निंग। क्योंकि भाई देखो, एक ही इनकम में मतलब एक ही पर्सन दोनों तरह की इनकम भी जनरेट कर सकता है, टैक्सेबल इनकम भी और एग्जम्प्टेड इनकम भी। यानी कि इनकम का कुछ पार्ट हो सकता है जिस पर टैक्स पे करना हो, और कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है जो एग्जम्प्टेड हो जिस पर टैक्स ना पे करना पड़े। वही चीज यहाँ पे है, टैक्सेबल जब इनकम की हम बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टोटल अर्निंग, यानी कि ये वो पोर्शन होता है टोटल अर्निंग्स का दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर रेलिवेंट टैक्स लॉज, जिसपे हमें टैक्स पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्स लॉज, अलग अलग टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, किसी भी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर। जैसे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी भाई दोनों तरह की इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम भी होती है और एग्जम्प्टेड इनकम भी होती है। यानी कि ऐसी इनकम भी होती है, ऐसे लॉज भी हैं जहां पे हमें टैक्स पे करना पड़े, और ऐसे इनकम के पोर्शन भी हैं जहां पे हम टैक्स पे नहीं करते। अब बात करते हैं दूसरा टाइप, यानी कि सोर्सेज ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है, उसके अलग सोर्सेज कौन से सकते हैं। पहला पार्ट क्या आता है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन कहीं पे काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय या फिर एज अ लेबर, तो वो वेजेस और सैलरी जनरेट करता है। मतलब लेबर्स को वेजेस मिलते हैं दिहाड़ी हर दिन के, ठीक है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो वो भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है अलग अलग स्लैब्स के अंदर। अगर एक हायर लेवल ऑफ इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में क्या यूज होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जिसकी जितनी इनकम उतना ज्यादा टैक्स पे करता है वो पर्सन, ठीक है। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम आती है ना, वो भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। अब जिनको नहीं पता बता देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी का एम्प्लॉय नहीं है बट उसने खुद के लिए खुद ही काम ढूंढ रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ही हूँ अभी, ठीक है। और एक डिफरेंस होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में। अगर एक पर्सन अपने काम के अंदर सिर्फ खुद ही काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वेंडर्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टीचर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है ना वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन अगर वही पर्सन अपने अंदर कुछ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, तब जाके वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये बेसिक डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बीच में और बिजनेस के बीच में। आप रेडी वाले को बिजनेसमैन नहीं बोल सकते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर वो अपने जैसे और भी लोगों को काम पर रखेगा जो सेम काम करेंगे, तब वो एक तरह से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। वही चीज यहाँ पे है। तो वो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट से आ रही है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आ रही है, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। दूसरा पार्ट क्या आता है, बिजनेस प्रॉफिट्स। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेशन। तो उसने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट होता है। तो ये आ गया अगला
टाइप, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट्स। तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर कोई पर्सन सेविंग करता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाता है और बाद में उसी सेविंग को यूज करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह, तो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, तो वहां से वो दो चीजें कमा सकता है, एक तो डिविडेंड, ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक तरह से कैपिटल गेन आप मान लो, क्योंकि कैपिटल गेन दोनों तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, तो कैपिटल गेन से प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके की जो अर्निंग होती है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। यही नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, रिकरिंग डिपॉजिट करवा दिया, तो ऐसे केसेस में वो इनकम भी पार्ट बनती है इन्वेस्टमेंट इनकम की, और इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। वो जो मैंने ब्रैकेट में डिफाइन भी कर दिया है, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड्स हो या फिर कैपिटल गेन्स हो, ये सब टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती हैं। फिर क्या आता है फोर्थ पॉइंट, रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं पर्सन है, उसने कुछ रियल एस्टेट खरीद रखी है, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो उसे रेंट आता है, तो वो एक तरह का क्या हो गया, रेंटल इनकम हो गई। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, रॉयल्टीज। अगर एक पर्सन ने कोई ऐसी चीज बना दी, कोई आर्टिस्ट है, उसने कोई ऐसी आर्ट बनाई, किसी ने बुक लिखी, ठीक है, किसी ने पेंटिंग बनाई, या फिर मान लेते हैं किसी ने गाना ही गाया, तो उन सब चीज़ों पे ना रॉयल्टीज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हम उसे यूज़ करेंगे पब्लिक डोमेन में, तो हमें कहीं ना कहीं पेमेंट करनी पड़ती है, तो रॉयल्टीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सिंगर्स हैं, उनका गाना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आता है, आपने बहुत सारे ऐप सुने होंगे जिन पर आप गाने सुनते हो, है ना, तो उन पर्टिकुलर ऐप्स पे एड्स भी तो चलती हैं, तो उन एड्स में से कुछ रिवेन्यू जो है ना वो उस पर्टिकुलर ऐप के पास रहता है, और बाकी रिवेन्यू एज अ रॉयल्टी उन सिंगर्स के पास भी जाते हैं जिनके गाने इतने पॉपुलर हैं या फिर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया रॉयल्टी का। ऐसे ही कोई पर्सन अगर बुक लिखता है, तो बुक जब तक मार्केट में बिकती रहेगी उसे रॉयल्टीज मिलती रहेंगी। इसके अलावा क्या होते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज स्पेसिफाइड बाय टैक्स रेगुलेशंस। और अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है कोई भी, ठीक है, जो टैक्स रेगुलेशन ने बता रखा है, तो वो सभी पार्ट बनेगा किसका, टैक्सेबल इनकम का। तो ये सोर्सेज हो गए टैक्सेबल इनकम के। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, टैक्सेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। हम टैक्सेशन कैसे करते हैं टैक्सेबल इनकम की? इट इज टिपिकली सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट एप्लीकेबल टैक्स रेट्स स्पेसिफाइड बाय टैक्स लॉज ऑफ जुरिसडिक्शन। इस बात का मतलब ये है कि टैक्सेबल इनकम पे जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस जुरिसडिक्शन के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर टैक्स लॉज किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उन पे कितना कितना टैक्स रेट चार्ज किया जाता है, तो वो यहाँ पे हमें देखना होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटली। यही नहीं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम को एक्यूरेटली शो करें इनकम टैक्स को, वरना उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आता है। बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि जब लोग अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स के नोटिस उन्हें डाले जाते हैं, या फिर अगर वो टाइम पे इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो। इसके बाद क्या आता है, एंड पे टैक्सेस ऑन इट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस। और जो टैक्स पे नहीं करते प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी कि टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है, दूसरा टैक्सेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंप्लीट समझ में आ गया है। अब समझते हैं एग्जम्प्टेड इनकम को, कि एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है। वैसे मैं आपको बताया था कि ये टोटल अर्निंग का वो पोर्शन होता है जो टैक्स फ्री होता है, यानी कि वो इनकम जिसपे गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं करती, उसको हम एग्जम्प्टेड इनकम बोल के चलते हैं। इट रेफर्स टू अर्निंग्स दैट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेशन, जो टैक्सेशन का पार्ट नहीं होती है अंडर द रेलिवेंट टैक्स लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन, यानी कि जो भी टैक्स लॉज हैं उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन उसके अकॉर्डिंग। अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। सोर्सेज कौन कौन से हैं एग्जम्प्टेड इनकम के? वेरियस टाइप्स ऑफ अर्निंग्स दैट आर डीम्ड नॉन टैक्सेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि वहां पे जो है ना टैक्स हुआ क्या है, एग्जम्प्टेड है उस इनकम पे। अब वो कौन कौन से वो समझते हैं। पहला, सर्टेन गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड कर रही है कुछ लोगों को, तो वो टैक्स फ्री होता है उस पे।
किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। वही चीज यहाँ पे है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है, पेंशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, पैसे प्रोवाइड कर रही है, तो वो टैक्स फ्री इनकम मानी जाती है। बी पॉइंट क्या आता है, गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंसेस। अगर हम बात करते हैं गिफ्ट्स और इनहेरिटेंसेस की अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक सर्टेन लेवल तक, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तरह से एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। यानी किसी पर्सन को गिफ्ट मिला, ठीक है, कुछ भी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, तो वो सर्टेन थ्रेशोल्ड का पार्ट होता है। इसमें एक एग्जांपल याद आता है कि एक रूल होता है, अगर शादी के टाइम पे जब हम किसी भी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल की फैमिली ने मेल की फैमिली को कुछ भी गिफ्ट दिया, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, तो वो टैक्स फ्री होता है। इस तरह आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रिच पर्सन होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छे खासा पैसा है, तो वो जनरली शादी वगैरह में एक अच्छी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, उसे भी एक तरह से टैक्स, क्योंकि वो चाहते हैं टैक्स से बचना, तो इसलिए वो ना उस टाइम पे प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट कर देते हैं ताकि उस पर टैक्स ना लगाया जा सके। इसके बाद समझते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट क्या आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल म्युनिसिपल बॉन्ड्स। एक मिनट वेट करना, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जहां पे टैक्स ना लगता हो, या फिर गवर्नमेंट ने खुद बोल रखा हो कि वहां पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो भाई ये भी क्या होते हैं, एक तरह से टैक्स फ्री या फिर टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम। इसके बाद डी पॉइंट क्या आता है, स्कॉलरशिप्स मिल गई, कुछ ग्रांट्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, यानी कि ऐसे एक तरह से अलाउंसेस, यानी कि स्कॉलरशिप दी गई है कुछ बच्चों को फॉर एजुकेशन पर्पस, या फिर ग्रांट्स दी गई है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये सब टैक्स फ्री होते हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती है। यानी कि अगर कोई भी स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को, या फिर कोई पैसा बच्चों के अकाउंट में डाला जाएगा, तो पूरी तरीके से क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, क्योंकि वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। ई पॉइंट क्या आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा आ रहा है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो वो भी एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। तो ये कुछ हमने सोर्सेज देखे, जिसको हमने क्या देखा कि एग्जम्प्टेड इनकम का ये पार्ट बनते हैं। बाकी इनको हम डीप में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 10 स्टडी करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के लिए अगली वीडियो में। यानी कि इनकम टैक्स का सेक्शन 10 वो सेक्शन है जो एग्जम्प्टेड इनकम से डील करते हैं। अब समझते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम की ट्रीटमेंट किस प्रकार से होती है। देखो, एग्जम्प्टेड इनकम क्या है, एक तरह से वो इनकम से टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। तो हमें अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर उसकी इनकम सही में एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट है, तो उस पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, एग्जम्प्टेड इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और ना ही इंडिविजुअल जरूरत है टू रिपोर्ट इट, उसको रिपोर्ट करें एज अ पार्ट ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम की तरह, क्योंकि टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। हाउएवर इट इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेयर, लेकिन ये बहुत जरूरी है टैक्स पेयर्स के लिए टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड इनकम, कि वो जब स्टेटमेंट बनाता है अपने अकाउंट्स वगैरह की, तो वहां पे प्रॉपर्ली दिखाए कि कौन सी उसकी टैक्सेबल इनकम है और कौन सी उसकी एग्जम्प्टेड इनकम है। अगर वैसा नहीं कर पा रहा, या फिर उसने फ्रॉड करने की कोशिश की कि वो एक तरह से टैक्सेबल इनकम को भी एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट बना के शो कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है, फाइन भी लगा सकती है, और अदर पनिशमेंट या फिर चार्जेस भी यहाँ पे लगा सकती है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी होती किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इम्पैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स लायबिलिटी के ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, टैक्सेबल इनकम। तो अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो भाई टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात करें इंडिया की, और जनरली आपने देखा होगा हर एक इकोनॉमी में ना प्रोग्रेसिव टैक्स रूल चलाया जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। वही चीज यहाँ पे है, अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा एक पर्सन को। तो हायर टैक्सेबल इनकम जनरली रिजल्ट इन हायर टैक्स ऑब्लिगेशन। तो टैक्स ऑब्लिगेशन भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एग्जम्प्टेड इनकम। अब एग्जम्प्टेड इनकम क्या है कि ये कहीं ना कहीं टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कम है और एग्जम्प्टेड इनकम ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में उसे इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे है जो हम पढ़ते हैं एग्जम्प्टेड इनकम को, इट रिड्यूसेस एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल टैक्स। तो
यहाँ पे एक इंडिविजुअल का ओवरऑल टैक्स क्या होता है, कम हो जाता है, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उनमें शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है मटराम बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, यानी कि 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।